हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, जो है कि इसमें आपके जो है कि सारे प्रश्न चूँकि एनसीईआरटी गए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी जो है कि इतना जो है कि बारीकी से प्रश्नों का जो है कि संकलन करता है अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स देखिए, बढ़िया तरीके से अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है कि आपका जो है कि अच्छा स्कोर नहीं आएगा और फ्रेंड्स आप जो है कि सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसी के जो है कि मध्य नज़र रखते हुए हमने जो है कि क्लास 9th की जो है कि एनसीईआरटी जो है कि ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है। और उसी प्रकार 10 के एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसी प्रकार जो है कि 9 के साइंस को पढ़ेंगे, 10 के साइंस को पढ़ेंगे। हम लोग जो है कि सभी क्लास के एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए हम लोग जो है कि 9th की जो है कि ज्योग्राफी जो है कि समकालीन भारत जो एक के नाम से आती है 9 की, उसमें जो है कि हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे अध्याय 4, जिसका जो है कि नाम है जलवायु। ठीक है, देखिए जलवायु से आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में प्रश्न बने थे, वो उस प्रश्न को भी हम दिखाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद बुक को बैठ के पढ़ेंगे तो जो है कि आप जो है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, तो खुद ही बुक को जो है कि पढ़ के और जो मेन जो टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बनते हैं उन सभी चीज़ों को हाईलाइट कर दिए हैं। और फ्रेंड्स इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट जो है कि करने के बाद जो है कि इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है कि एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, ये इस चैप्टर से संबंधित जो है कि सभी एमसीक्यूज हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बढ़िया तरीके से जो है कि वीडियो को देखेंगे तो जो है कि आप इन सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। ठीक है, देखिए 9th एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 4 और उसी चैप्टर नंबर 4 से संबंधित आपके जो है कि फैक्ट ऊपर हम लोग पढ़ेंगे और नीचे हम लोग जो है कि एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है कि ऊपर एक प्रश्न दिखा होगा। सबसे पहले हम लोग उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही जो है कि पेचीदा प्रश्न हो जाता है, लेकिन हम इस प्रश्न को आपको एनसीईआरटी में भी दिखाएंगे। जिस चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है कि ये 9th के एनसीईआरटी से ही प्रश्न बना था। अगर आपने पीआरटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो जो है कि ये प्रश्न आप जो है कि देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है कि आयोग आंसर क्या माना था, तो लौटते हुए जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब जो है कि इस प्रश्न को एनसीईआरटी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसका जो है कि प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तमिलनाडु में होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून, लेकिन उस ऑप्शन में जो है कि उत्तर पूर्वी मानसून नहीं दिया था। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पे दिया गया है कि देखिएगा कि यहाँ पर तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, इसके लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है और यहाँ पर देखिए यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ये भी इसका कारण है। और विभिन्न एग्जामों में इस प्रश्न से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर 4 को जो है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज आपको बनेंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपकी चैप्टर नंबर जो है कि 4 स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक से आपके जो है कि प्रश्न बनते हैं हमने उस टॉपिक को जो है कि हाईलाइट कर दिया है, ताकि जो है कि आपका जो है कि जल्दी से जो है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। यहाँ पर देखिएगा इन ये सभी फैक्ट जो है कि आपको नीचे एमसीक्यूज में मिलेंगे, तो जो है कि आप बढ़िया तरीके से या नोट डाउन करते जाइए या जो है कि माइंड में बैठाते हुए चलिए। ठीक है, देखिए मौसम तथा जलवायु के तत्व, देखिए ये एग्जाम में बन जाता है प्रश्न कि मौसम या जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं तत्व। तो देखिएगा तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता तथा
वर्षण एक ही होते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, इनको तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये देखिए जो जो आपको जो है कि मेन है यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपको एमसीक्यूज में मिलेगा नीचे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द, यानी कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि मानसून शब्द किस शब्द के भाषा से, किस शब्द से बना है, तो अरबी से बना है। ठीक है, और किस शब्द से बना है, तो मौसिम। आप याद रखिएगा मौसिम शब्द को, इतना जो है कि आप जो है कि इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, इतना जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से जो है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मौसम का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। देखिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिए एक लाइन में नोट करिएगा, मानसून की जलवायु, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो ये भी नोट डाउन करिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात तापमान लगभग समान ही रहता है। तो ये क्या आप जानते हैं, जो देता है एनसीईआरटी में ऐसा करके, ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और इससे जो है कि डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। तो हिमालय में जो है कि वर्षा अधिकतर हिम या बर्फ़ के रूप में होती है। ये जो है कि आप ध्यान देंगे। ठीक है, और देखिए मेन फैक्ट मैंने सभी को हाईलाइट कर रखा है, आपके जो है कि पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी कि वर्षा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है, यानी कि शीत ऋतु में। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है कि आपके जो है कि पीआईटी में प्रश्न बना था, जो आप ऊपर देखे हैं। और देखिएगा, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये भी फैक्ट हैं, इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है कि तापमान जो है कि बहुत हाई रहता है, धूप के कारण जो है कि दीवारें जो है कि मोटी इसलिए रखा जाता है, क्योंकि जो है कि दीवारें मोटी रहेंगी तो ठंडा रहेगा घर। ठीक है, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है कि ढाल वाली छतें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो तराई क्षेत्र, गोवा एवं मंगलोर में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो आप यहाँ पे एक तौर में याद रखिए एक लाइन में कि असम में जो है कि बांस के बने घर पाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए एनसीईआरटी में एक भी लाइन को जो है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न जो है कि बीपीएससी उठाता है, और फ्रेंड्स उठाता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो है कि अतुल प्रसाद ने खुद ही कहा था टीआरई 1 में ही, आप जो है कि आपको याद होगा, या तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, जो है कि उन्होंने बोला था कि आपको जो है कि इधर उधर की बुक्स को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको जो है कि अगर बीपीएससी में टीचर बनना है तो जो है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो जो है कि आपका जो है कि रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जलवायुई नियंत्रण। तो देखिए किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। इन्हीं कारकों के बारे में हमें जो है कि पढ़ना है। यहाँ पर इतने जो है कि पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा। देखिए अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि वायुमंडल को नियंत्रित करने वाले वो 6 प्रमुख कारक कौन से हैं? तो ये 6 प्रमुख कारक देखिएगा, अक्षांश है, तुंगता जिसको ऊंचाई के नाम से जाना जाता है, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ये क्या है? 6 जो है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त जो है कि ऊर्जा की मात्रा को अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, अब आप यहाँ से जो है कि नोट डाउन करिएगा, ये इतने जो है कि फैक्ट को आप नोट डाउन करिए। देखिए जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है
तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तथा तापमान घट जाता है। ये जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको नीचे एमसीक्यूज में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के कारण वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है कि यहाँ पे देखिए कुछ हमने हाईलाइट कर रखा है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। तो ये जो है कि इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर लिखा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। और यहाँ पर देखिएगा, इतने को जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो प्रमुख जो 6 कारक थे उसमें से जो है कि जलवायु को निर्धारित करने के उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो ये जो है कि फैक्ट हैं, आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर इसके जो है कि पीडीएफ देखिए आप टेलीग्राम चैनल पर हम जो है कि डाल देते हैं, क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो देखिएगा, अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का जो है कि ऐसे ही हाइलाइटर के साथ जो है कि पीडीएफ चाहिए तो जो है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है कि फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको सभी जो है कि क्लास की 9th और 10th की जो है कि NCERT बुक PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और देखिए कुछ उस पर करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आप नोट डाउन जो है कि डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए जो भी मुख्य अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो जिसमें हमने 6 कारक देखा था, अब हम लोग बारी बारी से उन कारकों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अक्षांश को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और अक्षांश में फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर कर्क अक्षांश के बारे में देखेंगे। पहला कारक है कर्क वृत्त, देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट है, आप जो है कि नोट डाउन करिएगा कि जो है कि कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन? कर्क रेखा। आप याद रखिएगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होती है। और यहाँ पर देखिएगा, देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो है कि देश के दक्षिण में स्थित भाग में कौन सा क्षेत्र है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग जो है कि उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी कि जो है कि कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो शेष भाग होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की विशेषताएं उपस्थित है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की जलवायु जो है कि कैसी है। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों है, ठीक है। उष्ण एवं उपोष्ण दोनों है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि ये फैक्ट क्लियर होते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग अक्षांश हो गया, अब हमारा ऊंचाई पे जाता है। तो देखिएगा, ऊंचाई यहाँ पर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसतम ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, ठीक है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। और यहाँ से देखिएगा, एक फैक्ट यहाँ पे बनता है, यहाँ पर देखिएगा, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी कि जो फ्रेंड्स हिमालय है वो क्या करता है, वो हमारी रक्षा भी करता है, ठीक है। किस तरह रक्षा करता है? आने वाली जो है कि ठंडी हवाओं को जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, वायुदाब एवं पवन, ठीक है। तो उन्हीं कारकों में देखिए वायुदाब एवं पवन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो है कि हमने हाईलाइट किया है, तो इसको भी आप जो है कि देखिएगा, इसमें क्या जो है कि आपको मिलता है
तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज में ये प्रश्न मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, इससे संबंधित एक एमसीक्यूज मिलेगा जो है कि वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है कि भारत एक शुष्क जो है कि क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो है कि ये जो कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होती है और ये पवने नमी की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये स्थलीय भागों में उत्पन्न होती है एवं बहती है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो है कि भारत एक शुष्क जो है कि नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि हमने एमसीक्यूज में डाल दिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा, कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक है, इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्री अद्वितीय हैं। और यहाँ पर देखिएगा, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में जो है कि यहाँ पर देखिएगा, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, आपको जो है कि नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फिर से, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, एक फैक्ट यहाँ से निकल के आता है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उप महाद्वीपों में जो है कि पर स्थित है। ठीक है, निम्न दाब की ओर बहने लगती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बहने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर में बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए, इसमें जो है कि आपको अगर कुछ शंका होगा तो वो जो है कि शंका आपको एमसीक्यूज में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसीलिए हमने चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज डाला है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ऋतुएं, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपके ऋतुएं, तो जो मेन फैक्ट है हमने इसमें हाईलाइट क्या किया है, तो भारत में मुख्यतः जो है कि 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। ये हैं, यानी कि ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो है कि कितने प्रकार की ऋतुएं हैं, तो 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। वो कौन कौन सी 4 हैं? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर मानसून का आगमन और मानसून का वापसी। ये हैं 4 जो है कि मानसून हमारे भारत के, और इन्हीं मानसूनों के बारे में हमें पढ़ना है और हमारा चैप्टर जो है कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, अब हम लोग शीत ऋतु, 4 ऋतुओं में से हम लोग पहले ऋतु को स्टार्ट करेंगे शीत ऋतु से। और यहाँ पे देखिएगा, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक है, और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ये भी आपको एमसीक्यूज में मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। ठीक है, पूर्वी तट चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पे देखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस
की जो है कि बीच में रहता है, और दिन गर्म तथा ठंडी जो है कि दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में हमने डाला है। और यहाँ पर देखिएगा कि शीत ऋतु में जो है कि मौसम कैसा रहता है, तो जो है कि शीत ऋतु में जो है कि दिन गर्म होते हैं तथा रातें ठंडी होती हैं। ये जो है कि एमसीक्यूज में हमने डाला है, और ये जो है कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे जो है कि आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं इस ऋतु में, यानी कि किस ऋतु में, तो यहाँ पर देखिएगा ग्रीष्म ऋतु में। ये सारे जो शीत ऋतु में, ठीक है, तो ये सारे जो है कि जितने शीत ऋतु में आप जो है कि नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम गंगा घाटी में बहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पश्चिम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिए, यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जो है कि जाना जाता है, तो ये शब्द भी आप याद रखेंगे। ये शब्द जो है कि क्या है, तो इसके बारे में जो है कि आपने जान लिया कि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फ्रेंड्स फैक्ट हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिएगा कुल मात्रा में कम वर्षा होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो शीतकाल वाली जो वर्षा होती है, तो जो है कि शीतकाल जो रबी की फसलें होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग शीत ऋतु के बारे में पढ़ लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सूर्य के ऊपर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये भी जो है कि नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिएगा मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, और फ्रेंड्स बना भी है कि जो है कि मार्च में दक्कन के पठार का जो है कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आपके जो है कि याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं। आपने देखा होगा कि जो भी राज्य समुद्र के किनारे हैं उनका जो है कि तापमान बहुत ही कम रहता है, न वहाँ जो है कि ज़्यादा ठंडी पड़ती है और न ही वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर देखिएगा देश के जो है कि उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी आती है, और मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना एवं छोटा नागपुर तक एक यहाँ पर देखिएगा कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा लू के बारे में भी हमने जो है कि एमसीक्यूज में डाल दिया है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फैक्ट जान लीजिए। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है, ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। तो ये जो है कि आपने लू को पहले भी सुना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कभी कभी देर शाम तक भी यह जारी रहती है। ठीक है, इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो जाता है। उत्तरी भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम देती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। तो फ्रेंड्स देखा होगा कभी कभी जो है कि आपने कि मई और जून के महीनों में जो है कि लू जो चलती है, फिर उसके बाद आंधी आ जाती है। आंधी होने के बाद जो है कि मौसम में थोड़ा बदलाव होता है और जो है कि वो जो है कि तापमान को ठंडा कर देती है, यानी कि तापमान को कम कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा हल्की वर्षा भी लाती है। ठीक है, और देखिए इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली जो है कि मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। ठीक है, बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है कि आपको एमसीक्यूज में मिलेगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायः इसे आम्र वर्षा के भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि आम्र वर्षा किसको कहा जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसे प्रायः जो है कि आम्र वर्षा कहते हैं। तो आम्र वर्षा याद रखिएगा। और फ्रेंड्स कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में होती है। और ये दो जो है कि राज्य आप याद रखेंगे, कर्नाटक एवं केरल, ठीक है। और इसका कारण क्या है कि आम जो है कि जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे वर्षा ऋतु या आगमन। तो वर्षा ऋतु जो है कि इसका आगमन कब होता है, तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए फैक्ट क्या है, तो यहाँ से देखिएगा जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, ठीक है, ये फैक्ट है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक जो है कि आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, तो देखिए ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा चूंकि ये पवने गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी ला देती हैं, ठीक है। ये पवने तीव्र होती हैं और तथा 30 जो है कि किमी प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पवने कितने जो है कि किमी प्रति घंटे के हिसाब औसत से चलती हैं वर्षा ऋतु या मानसून का जब आगमन होता है, तो यहाँ पे 30 किमी प्रति घंटा, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवने देश के शेष भाग में 1 महीने में पहुँच जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो है कि यहाँ पर देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अप्रवाह या यहाँ के मौसम के पूरी तरह परिवर्तित कर देती है। और यहाँ से देखिएगा मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेमी से अधिक होती है, ठीक है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। तो ये भी है जब जो है कि मानसून क्या होता है, मानसून का आगमन होता है तो कहाँ कहाँ वर्षा होती है और जो है कि कितने वेग से जो है कि पवनें चलती हैं, ये भी इसमें आपने देख लिया, ठीक है। और देखिए अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है और खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ से ये फैक्ट आपको क्या मिला कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिन राम में होती है। ये देखिए इसका जिक्र भी आपको एनसीईआरटी में मिल गया, ठीक है। देखिए गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जो है कि आपने देख लिया। और यहाँ से देखिए आपके जो है कि कितने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिले। और यहाँ पे देखिए जब मानसून की वापसी होती है तो कहाँ कहाँ बारिश होती है, कहाँ कहाँ बारिश नहीं होती है, ये जो है कि आप इसमें देखेंगे। तो देखिए अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे जो है कि उच्च दाब प्रणाली इसका जो है कि स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कि सारे फैक्ट हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित काल होता है। यानी कि जो अक्टूबर या नवंबर का जो महीना होता है ये क्या होता है, तो जो है कि गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित काल का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मानसून की वापसी होने से आसमान साफ तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का जो है कि तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ पे आपने आगे भी देखा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मानसिन राम। अब यहाँ पे देखिएगा नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था
बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि ये भी आपका एक फैक्ट है जो कि एमसीक्यूज में आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुँच जाते हैं और कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके हैं। और अब देखिए वर्षा का वितरण है, तो वर्षा के वितरण में क्या है, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में जो है कि यहाँ पर देखिएगा एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक फैक्ट जो है कि आपका निकल के आता है, प्रायद्वीपीय पठार में तीन ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका है। और यहाँ पे देखिएगा हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, ये भी जो है कि आपने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो है कि एक फैक्ट निकल के आता है आपका। और देखिएगा आगे, तो देखिए ये जो है कि आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो है कि इससे संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। उस एमसीक्यूज में लगभग आपको 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे और इस 20-25 प्रश्नों में जो है कि पूरा जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मासिनराम ये जो है कि आपने पढ़ा था। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। और जो है कि यहाँ पे काल बैसाखी जो कि पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो जून के प्रारंभ में और सितंबर के मध्य में। ये जो है कि आपने फैक्ट पढ़ा था। और ये देखिए एमसीक्यूज में, और इससे जो एनसीईआरटी का जो ये अभ्यास प्रश्नों में जो प्रश्न ये आपको दिख रहे हैं, ये जो है कि इनको आपको जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली ही प्रश्न जो है कि छप जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और ये देखिएगा आपको जो है कि एक और प्रश्न है, यहाँ पर एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, तो शीत ऋतु की क्या विशेषता है, आपने जो है कि पढ़ा था कि गर्म दिन होते हैं और ठंडी रातें होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके एमसीक्यूज में है। और देखिए और ये तो आपके जो है कि किताब में दिया था, लेकिन हमने जो है कि अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं, हमने जो है कि एमसीक्यूज तैयार किया है खुद से। तो जो है कि ये आपको जो है कि देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए प्रश्न नंबर 1, ठीक है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, तो भारत में जो है कि किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो भारत में जो है कि मानसूनी जलवायु मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, मानसून की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है, तो जो है कि मानसून की उत्पत्ति किससे हुई है, ये आपने जो है कि फैक्ट में पढ़ा था, तो मौसम शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए ये मौसम कैसा शब्द है, तो अरबी शब्द है, ये आपको जो है कि मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कोरियालिस बल निम्न में से किस कारणवश उत्पन्न होता है, तो कोरियालिस बल के बारे में जो है कि आप पढ़े थे, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है कि कोरियालिस बल जो है कि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, और यहाँ से देखिए निम्न में से किस बल के कारण पवनें अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं, तो देखिएगा कोरियालिस बल के कारण जो है कि पवनें दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 4 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आगे इस प्रश्न को जो है कि हम ऊपर हमने पढ़ा था। और देखिए यहाँ से भारत में निम्न में से कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो भारत में जो है कि कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो 4 ऋतुएं होती हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून का आगमन तथा मानसून की वापसी। ये जो है कि 4 ऋतुएं हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, उत्तर तथा
उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म तथा शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? ये आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था, लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे, विश्व की सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान द्वारा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर देखिएगा विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो है कि मासीन राम में प्राप्त होती है, जो कि होती है सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में। ठीक है, तो मासीन राम ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, आम वर्षा का संबंध निम्न में से कौन से राज्य से है? तो ये आपने जो है कि पढ़ा था केरल और कर्नाटक। यही जो है कि फैक्ट फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आगे, पश्चिम बंगाल में 3 हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि फैक्ट में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो है कि क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है कि आपने फैक्ट में ऊपर पढ़ा था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने पढ़ा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वार की उमस के बारे में यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा क्वार की उमस, यहाँ पर देखिएगा क्वार की उमस, यहाँ पर देखिएगा आगे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वार की उमस, यहाँ पर उच्चावच पौने, यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न जो है कि आपका इधर ही था, मिल जाएगा अभी। उच्चावच उमस 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 उमस, यहाँ पर देखिएगा आगे, यहाँ पर ये प्रश्न शीतकाल में प्रायः सेल्सियस प्रायद्वीप छोटा नागपुर, यहाँ पर ये जो है कि आपका मिल गया काल बैसाखी। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नीचे क्वार की उमस किधर गया भाई? क्वार की उमस, ये प्रश्न जो है कि आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिएगा, ये दिखाना जो है कि आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो है कि ये हमने शायद नहीं बताया था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण जो है कि दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के बारे में जानते हैं। तो ये जो है कि आपका जो है कि फैक्ट था जो हमने नहीं बताया था, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा खोजने में जो है कि दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अब जो है कि अब हम लोग दोबारा जो है कि MCQs को जो है कि ख़त्म करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमने कर लिया था और यहाँ से देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये मूसलाधार पश्चिम, ये 3 हवाओं के कारण 9 का भी काल बैसाखी हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 10, और यहाँ से ये हमने कर लिया था। और ये देखिए भारत की मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, और जो है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य मानसून वर्षा की मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करता है? ठीक है, तो 11 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधी निम्न दाब की तीव्रता तथा आवृत्ति, ये क्या है? तो ये है मानसून वर्षा की मात्रा एवं अवधि का निर्धारण करने वाला वक्तव्य। ठीक है, अब देखिएगा आगे 12 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तरी भारत के सबसे सर्वाधिक ठंडे महीने हैं? तो देखिएगा दिसंबर एवं जनवरी, आपको भी पता है दिसंबर और जनवरी भारत के सर्वाधिक ठंडे वाले महीने हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, मानसून की अवधि निम्न में से कब तक होती है? तो जो है कि मानसून की जो अवधि होती है
जून के आरंभ एवं मध्य सितंबर के मध्य तक होती है। ये जो है कि हमने फैक्ट में बताया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से मौसम शब्द से क्या अभिप्राय है। मौसम शब्द से क्या अभिप्राय है, तो मौसम शब्द से जो है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ये जो है कि आपने फैक्ट में पढ़ा था। ठीक है, देखिए मौसम यहाँ पे देखिएगा एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। चलिए इसको जो है कि हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यही सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनते हैं और हम नहीं चाहते कि जो है कि आपका एक भी प्रश्न छूटे। यहाँ पर देखिएगा मानसून का जो है कि अर्थ दिया है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, और यही बिल्कुल ऑप्शन में भी एमसीक्यूज में था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हम अपनी तरफ से जो है कि पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो है कि प्रश्न बने और फ्रेंड्स जो है कि आपका जो है कि रिजल्ट हो जाए और आप भी जो है कि 2025 में एक शिक्षक बने। ठीक है, और आपका भी सपना पूरा हो। फ्रेंड्स देखिए हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमें भी सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट आता है तो हमें भी जो है कि एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन ये मिलता है फ्रेंड्स कि जो है कि पढ़ाने में जो है कि और अच्छा लगता है, और बढ़िया चीज़ें और बढ़िया मटेरियल। और यहाँ पे देखिएगा कौन से प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, और यहाँ से ये प्रश्न था। और देखिए मौसम शब्द से क्या अभिप्राय है, और यही हमने ऊपर दिखाया था जो है कि हूबहू लाइन यही जो है कि एनसीईआरटी से उठाई गई है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा आगे मौसीम निम्न में से किस भाषा का शब्द है, तो ये देखिए हमने ऊपर दिखाया था अरबी। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मानसूनी जो पवनें हैं ये क्या करती हैं, तो जो है कि जलवायु को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे लगभग 27 डिग्री सेल्सियस उत्तर से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा इसको जाना जाता है उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जो है कि ऑप्शन नंबर ये जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला था, लेकिन ये जलवायु चैप्टर का ही एमसीक्यूज है और ये विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया था। और देखिए मानसून के अकस्मात आगमन के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, जो है कि मानसून का फटना। अगर अकस्मात की बात आएगी तो देखिए मानसून का फटना या विस्फोट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आगे निम्न में से कौन एक गर्म समुद्री जल धारा है, तो देखिएगा ये जो है कि 19 का जो है कि एल नीनो, ये जलधारा क्या है, तो एक समुद्री गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आगे ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था और हम जानबूझ के जो है कि इस प्रश्न को इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, आप देख लीजिए हम उस प्रश्न को भी दिखाएंगे जो सबसे पहले आपको दिखा था। देखिए इसमें जो है कि यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2021 में, और इसका आंसर क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। और यहाँ पे देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून भी इसमें है, लेकिन इसमें आयोग जो है कि यूपीपीसीएस में पूछा गया आयोग क्या माना है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब देखिएगा आगे और यहाँ पर देखिएगा और एक और प्रश्न है जो इसी संबंधित है। तमिलनाडु के शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, तो देखिएगा इसका जो है कि आंसर क्या माना है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्वी मानसून। अब देखिएगा इसमें उत्तरी पूर्वी मानसून मान लिया है। ठीक है, और यह हमें पश्चिमी विक्षोभ भी ऑप्शन में है और प्रश्न सेम है, और यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून भी है। तो फ्रेंड्स देखिए जो TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था जो आपने पहले देखा था, उसका जो है कि हमारे समझ से इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स आयोग जो है कि मान लिया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है कि आज के लिए इतना ही। और देखिएगा एक बार और हम उस प्रश्न को दिखाना चाहेंगे जो आपको सबसे पहले दिखा था।
यहाँ पे देखिए शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण, तो देखिए लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, तो हम चलिए ठीक है ये भी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी विक्षोभ भी सही है, ये भी सही है। इसीलिए जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि आयोग को मानना चाहिए था, लेकिन जो है कि आयोग जो है कि पता नहीं क्या यहाँ पे कैसे आंसर की देते हैं, कैसे लोग हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से या तो इसको कॉमन नंबर सभी को दे देना चाहिए था, या तो जो है कि आप सही से एनालिसिस कीजिए तब जो है कि आंसर की अपलोड कीजिए। तो यहाँ से देखिए हमने 2 प्रश्न को आपको दिखाया, 2 बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कि इसका आंसर हमारे समझ से डी होना चाहिए, लेकिन जो है कि इसका करेक्ट आंसर ए मान लिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखिएगा फ्रेंड्स वीडियो में अगर लास्ट तक बने थे तो जो है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।